आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से आप और हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, जुड़े रहिए, चलते रहिए, समझते रहिए। कोई बात अगर गलती हो जाती है तो आप सुझाव दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मानव के द्वारा त्रुटि हो जाती है। तो देखिए, मैं इससे पहले लिपि के ऊपर एक टिप्पणी आनी है आपको, और उसके लिए मैंने एक वीडियो आपको तैयार किया है। जो इससे पहले वाला उसको आप देख लेना, और फिर मैं लिपि के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, लिपि क्या है। लिपि, जैसे मैंने पूरा वो बताया कि लिपि एक ध्वनि संकेतों का समूह है जिसको मानव बोलता है। लिपि भाषा को, किसी भाषा को रूप देने का काम करती है, क्योंकि लिपि के माध्यम से ही भाषा लिखी जाती है। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि है। हमारी देवनागरी लिपि है, क्योंकि देवनागरी हमारे जो संविधान है उसमें उल्लेख किया गया है कि संघ की भाषा हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वो ही हिंदी भाषा होगी। तो देवनागरी के विकास का क्रम जो है वो मैं उस वीडियो में डाल चुका हूँ। जो मूलतः अपनी देवनागरी लिपि है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि में दो लिपियों का जो विकास दिखाया है, जिसमें कौन सी है, एक उत्तरी लिपि है और एक दक्षिणी लिपि है। दक्षिणी लिपि में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जैसी भाषा है, और उसके बाद में उत्तरी लिपि है, उसमें एक गुप्त लिपि है, एक कुटिल लिपि है। तो फिर कुटिल लिपि में से एक शारदा लिपि है और एक देवनागरी लिपि है, जिसका विकास हुआ है। अब देखिए, इसके लिपि क्या है कि जो लिपि है वो लिखावट का एक ढंग है, एक तरीका है जिसको मानव लिखता है। तो लिपि, ध्यान रखना, लिपि ध्वनि संकेतों का एक ऐसा समूह है जिसको मानव लिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और लिपि हमारी कौन सी है, देवनागरी लिपि है, जो संविधान में वर्णित की गई है। तो देवनागरी लिपि जैसे संस्कृत और पाली है, तो संस्कृत पाली जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी है हमारी, वो देवनागरी में लिखी जाती है। रोमन लिपि है वो अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। अरबी, फारसी, उर्दू लिपि में लिखी जाती है। तो सब भाषाओं की अपनी अलग अलग भाषा है, लेकिन देवनागरी जो लिपि है वो दक्षिण एशिया के कम से कम 175 देशों, जो 175 से अधिक भाषाओं में प्रयोग की जाने वाली देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो है उसका महत्व क्यों है, देवनागरी लिपि का जो नामकरण दिया है कि देवनागरी लिपि जो है उसका नामकरण का मतलब है कि सबसे पहले देवनागरी लिपि का जो विकास दिखाया है वो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। शिलालेखों में मिलता है, जिसके इनके नामकरण के विषय में दिया है कि देवनागरी लिपि के कहाँ कहाँ अपन को साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से देवनागरी लिपि का सबसे पहले गुजरात के जयमल जो राजा हैं जयमल भट्ट, उनके शिलालेखों में मिलता है। और नामकरण के पीछे इनका जो है, क्योंकि देवनागरी भाषा नागरी लिपि है, देवनागरी, तो हमारी भाषा मूल में कौन सी रही है, संस्कृत भाषा रही है। संस्कृत भाषा कौन सी भाषा थी, जो देवताओं की भाषा थी। तो देवताओं की भाषा होने के कारण इसको देवनागरी रूप दिया है। कुछ कहते हैं कि जो गुजरात के ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण नागर लोग हैं, उनके द्वारा बोले जाने के कारण इसका नागरी नाम पड़ा है। कुछ कहते हैं कि नगर के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसको नागरी शब्द। तो अलग अलग विद्वान हैं
जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है, तो सबका मत अलग अलग है। लेकिन यहाँ क्या है, नामकरण और लिपि का महत्व क्यों है? अरे लिपि क्या है कि हमारी जो लिपि है वो बहुत सुगम और वैज्ञानिक तरीका, जो वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई है, और वैज्ञानिक तरीके से लिखने के कारण जो मानक स्वरूप है देवनागरी लिपि का, तो मानक स्वरूप भी एक अलग तरीका का है जिसका वैज्ञानिक आधार तैयार किया गया है, उसके आधार पर उसको लिखा गया है। इसीलिए इसका महत्व दिया है, क्योंकि देवनागरी लिपि जो है उसमें देवनागरी लिपि कैसे कि बाएं से दाएं चलती है, समझ रहे हो आप, बाएं से दाएं चलती है, समझ। और जो खरोष्टी लिपि है और उर्दू लिपि है, तो खरोष्टी और उर्दू लिपि कैसी चलती है, वो दाएं से बाएं चलती है। तो हमारी जो लिपि है उसको लिखने में सुगमता है, समझने में सुगमता है। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि, उनका उच्चारण स्पष्टीकरण है, तो स्पष्टीकरण है ध्वनि का, उनका उच्चारण का, और प्रत्येक चिन्ह के लिए अलग वर्ण का संकेत है। स्पष्ट वैज्ञानिक का क्रम है, मात्राओं का क्रम है, और पूरे भारत देश जो है उसको राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है, भावनात्मक सूत्र में बांधने का काम करती है। और जो देवनागरी लिपि है वो सुगम है, कम खर्चीली है, इसीलिए इसका महत्व दिखाया गया है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल लेता हूँ कि देवनागरी का मानक स्वरूप, देवनागरी का मानक स्वरूप, इसका मतलब है कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला क्या है, वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है, जो एक वैज्ञानिकता रूप दिया है, वैज्ञानिकता रूप दिया है हमारे देवनागरी को, तो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है ना, वही क्या है, उसका मानक स्वरूप के नाम से जाना जाता है। अब उसमें टोटल जो देवनागरी वर्ण है उसमें टोटल कितने हैं, 52 वर्ण हैं, ध्यान रखना। तो 52 वर्णों में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी है, 33 मानी है। अयोग वहाँ वर्ण जो होते हैं वो 2 हैं, जिसको अंग बोलते हैं अपन, अंग अनुस्वार। अंग का मतलब है जो अनुस्वार लगता है, विसर्ग जो लगता है, ये 2 वर्ण क्या है, अयोग के नाम से जाने जाते हैं। और संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, क्षय, त्रय, व्यय और श्रय, ये संयुक्त वर्ण हैं। और द्विगुणित व्यंजन ड और ढ, ड डलिया और ड डक्कड़, ये द्विगुणित व्यंजन होते हैं। तो ये इस प्रकार 11, 33, 2, 4 और 2, ये कितने हैं, टोटल 52 वर्ण होते हैं। ये देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप है, जो वैज्ञानिक रूप दिया गया है, उसके वर्णों का व्यवस्थित क्रम दिया है, जिसको हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अब देखिए, लिपि में जो सुधार किया है, वो लिपि, क्योंकि भाई हमारी देवनागरी लिपि है और हिंदी भाषा की लिपि है, तो उसमें बीच बीच में सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो जो विद्वान हैं, जो विचारक हैं, जो मनीषी और लोग जो हैं, उन लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, उनको देख लें। क्या दिया है कि पहला जो मत है वो दिया है महादेव गोविंद रानाडे, सुधार, लिपि में सुधार जो दिखाया है कि किसने क्या सुधार किया है। क्योंकि अरे लिपि शुरू का जो रूप है लिपि का वो थोड़ा कठिन था, उसको सरल और सुगम बनाया है, अलग अलग सुझाव दिया है, बीच बीच में उन सुझावों को उनमें रखा गया है। तो उन्हीं सुझावों के विषय में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो महादेव गोविंद रानाडे ने अपना विचार दिया है, जो लिपि सुधार क्या दिया है, समिति का गठन। अरे लिपि में जरूरत पड़ी, लिपि में सुधार की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसको बोलना, लिखना, समझना बड़ी कठिनाई वाली बात थी। इसीलिए महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया, और समिति के द्वारा उसका काम अलग अलग बांट दिया गया, और उसको सुधार के रूप में लिपि में काम किया समिति ने। काका कालेकर
काका कालेकर, जिन्होंने ए की 12 खड़ी का सुझाव दिया। जो 12 खड़ी है, 12 जो खड़ी है उसमें ए की जो 12 खड़ी है उसको सुझाव दिया है अलग अलग। काका कालेकर ने ए की 12 खड़ी का सुझाव दिया है और श्याम सुंदर दास इन्होंने पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। पंचमा अक्षर का मतलब समझ रहे हो? कै खे घे घे ने टे ठे ढे ढे ने। जो पांचवा अक्षर है उसकी जगह क्या दिया है? अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, उसी से वो समझ आ जाएगा और लिखने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगला क्या दिया है? नरेंद्र देव 1947 में, जिसमें उन्होंने क्या दिया? संयुक्त वर्ण। नरेंद्र देव जो विद्वान हैं, विचारक हैं, उन्होंने क्या दिया है? छ त्र ग श्र को स्थान जो संयुक्त वर्ण है हमारी वर्णमाला में, उनको नरेंद्र देव ने स्थान दिया है सुझाव के रूप में। गोरख प्रसाद जी के द्वारा मात्राएं व्यंजनों के दाईं ओर लगाई जानी चाहिए। मात्राओं को व्यंजनों के दाईं ओर लगाई जानी चाहिए। जो व्यंजन वर्ण है उन व्यंजनों के दाईं ओर मात्राओं का सुझाव किसने दिया है? गोरख प्रसाद जी ने दिया है। लेकिन सभी मात्राएं अगर दाईं ओर ही लगा दी जाए तो छोटी बड़ी का अंतर ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन विद्वान है, उन लोगों ने अपना अपना मत प्रकट किया है, तो उसमें कोई बात नहीं है। जैसा सुझाव है वो सबको देना है। तो तिलक द्वारा जो 1941 में तिलक द्वारा टाइपिंग जो बनाई गई थी, तिलक द्वारा तो टाइपिंग बनाई थी, जिसमें संख्या कितनी रखी थी? 190 निर्धारित की थी उन्होंने, तिलक जी ने। क्योंकि लिपि में सुधार करने के लिए 190 की संख्या निर्धारित की थी, जो तिलक जी द्वारा की गई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1904 में जो हुआ था, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में बात क्या रखी गई? ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने की सुझाव दिया। ई की जो मात्रा है, ई, अरे वो क्या दिया है? ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव दिया। और यहाँ क्या दिया गोरख प्रसाद ने? व्यंजन के दाईं ओर। तो ये ई की मात्रा बाईं ओर हो गई और इन्होंने सुझाव क्या दिया था? दाईं ओर। तो अलग अलग सुझाव, ई को वहाँ दे दिया बड़ी ई को, तो छोटी ई को यहाँ दे दिया। तो ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव दिया। महात्मा गांधी जी द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो पूर्ण विराम के लिए खड़ी रेखा का प्रयोग किया गया है। खड़ी रेखा जो वाक्य जब समाप्त होता है तो अपन खड़ी रेखा लगाते हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। वो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया। डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा, जो डॉक्टर राधाकृष्ण थे, जो जिनका शिक्षक दिवस के रूप में जो उपराष्ट्रपति रहे हैं हमारे, तो क्या है कि जो घुंडीदार भय है, जो घुंडीदार भय है, भय है 6, तीनों में घुंडी है, भय में भी है, 6 में भी है, दय में। क्या लिखा है? घुंडीदार रखा जाए, क्योंकि शब्द को पहचानने का स्पष्टीकरण जो है, शब्द को पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए दे में भी घुंडी रखी जाए, बे में भी रखी जाए और 6 में भी रखी जाए। ये किसने दिया है? राधाकृष्ण, जो हमारे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जो महामहिमी रहे हैं। और श्रीनिवास दास, जिन्होंने क्या दिया है? वर्णों की संख्या कम करने के लिए अल्प प्राण को ही चिन्ह लगाकर महाप्राण बना दिया जाए। क्या दिया है? श्रीनिवास दास, जो काशी के विद्वान हैं, श्रीनिवास दास, उन्होंने क्या दिया? वर्णों की संख्या कम करने के लिए, अरे वर्ण संख्या जो है वो अधिक नहीं हो, उसके लिए एक सुझाव दिया है उन्होंने कि अल्प प्राण को ही चिन्ह लगाकर महाप्राण बना दिया जाए। अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ये आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते हो तो फिर उनको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। तो अल्प प्राण महाप्राण का मतलब देखिए, जैसे दिया है आपका, जैसे आपने लिखा के, खे, गे, घे, समझ लो आप। तो ये वाला तो क्या हो गया? ये वाला तो अल्प प्राण हो गया, अल्प। और खे और घे
ये क्या हो गया, ये महाप्राण हो गया। महाप्राण इसका मतलब अल्पप्राण महाप्राण का मतलब है कि जिस वर्ण को बोलने में जो संघर्षण कम होता है वो अल्पप्राण होता है, और जिसको बोलने में संघर्षण ज़्यादा होता है वो महाप्राण होता है। कै को बोलो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन खे को बोलोगे तो स्वर तंत्रियाँ आपकी झंकृत होगी, कै खे गे घे। तो अल्पप्राण इसका मतलब है कि किसी भी वर्ण का क्या है, पहला और दूसरा, पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और जो दिया है कि खे और धे, ये जो शब्द है समझ लो आप, तो ये क्या कहलाते हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपके लिपि पर थोड़ा सा बचा हुआ मैटर था, ये मैंने आपको बना दिया है। अब आप थोड़ा सा समझ लेना और पढ़ लेना, फिर मैं आगे और वीडियो तैयार करूँगा तो आपको डालता रहूँगा, और आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूँगा और पढ़ते रहिए। बस ये है कि पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से चलाते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही आपकी जीवन जो है उसको अच्छा बनाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जीवन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है कि जो माँ बाप की पैतृक संपत्ति होती है, सब कुछ बढ़ जाता है, घर का जो भी है ना उसमें सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है कि जो उसको अर्जित करता है वो सिर्फ उसी की रहती है, न उसको बाप बता पाता है, न उसको माँ बता पाती है, और न भाई बता पाता है, न बहन बता पाती है। वो मानव की इच्छा है कि वो माँ बाप जो है, क्योंकि एक पुत्र होने के नाते उत्तरदायित्व बनता है, तो माँ बाप का कर्ज तो कभी चुक नहीं पाता है। लेकिन पढ़ाई आप करोगे, नौकरी लगोगे, पैसा का अर्जन होगा, तो माँ बाप को सुख दो, भाई को साथ दो, बहन को साथ दो। ऐसा नहीं कि बस स्वार्थ में घुसे रहो, अपना ही सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं। एक जो दया है, प्रेम है, करुणा है, उदारता है, वो मानव के अंदर जो गुण है वो होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।